आपको इतने दिनों से इंतजार था, लेकर आ गया हूं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की न्यू सीरीज, जहां पे आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं दोस्तों यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। जो भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले वो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और याद रखना 2026-27 के अकॉर्डिंग सभी चीजें होने वाली है। बस आप लोगों को करना क्या है, ईमानदारी से इस वीडियो लेक्चर को फॉलो करना है। ये वीडियो लेक्चर आप लोग का डिटेल फॉर्म में रहेगा, एक एक चीज को बहुत प्यार से हम लोग समझने वाले हैं। अब आखिर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो दोस्तों जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम लोग को कवर अप करना है। लेकिन याद रखना सिर्फ एक टॉपिक, वो है फिक्सचर्स वाला टॉपिक। इस फिक्सचर्स वाले टॉपिक को मैं इस चैप्टर के पार्ट 2 के अंदर कवर कराऊंगा। इसका मतलब ये, इसको छोड़कर बाकी सारे टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे और फिक्सचर्स वाले टॉपिक उसके बाद कवर करेंगे। अब आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, क्या भैया ये वीडियो सफिशिएंट है? जी हाँ, बिल्कुल सफिशिएंट है। आपको ईमानदारी से पूरे वीडियो लेक्चर को देखना है, सारी चीजों को ईमानदारी से समझना है और उसके बाद बस घर पे बैठकर ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में बोर्ड्स एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिपीट होके आते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो मैक्सिमम टाइम सीबीएसई पूछता है। तो बस पढ़ो पूरे वीडियो को देखकर, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी धमाकेदार वे में कंप्लीट। और इस प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए मैंने मेरी खुद की फिजिकल एजुकेशन की बुक लेकर आ गया हूं दोस्तों। इसके अंदर आप लोग को मिल रहे हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर के कंप्लीट पेपर आप लोग को इसके अंदर मिलने वाले हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाली दोस्तों, माइंड मैप, आंसर की, टॉपर्स की शीट, कंप्लीट आंसर, सब कुछ आप लोग को इसके अंदर मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के साथ। तो ये मैं गारंटी दे सकता हूं, वीडियो देखने के बाद मेरी इस बुक के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके बोर्ड्स में 100 मार्क्स लेकर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरी बुक की डिस्काउंट लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी ऑर्डर करें Amazon के थ्रू और अपनी फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन को धमाकेदार बनाएं। और याद रखना दोस्तों, पूरा वीडियो मेरी इसी बुक से इंस्पायर्ड है। जो क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क में देने वाला हूं वो सभी क्वेश्चंस मेरी इस बुक के अंदर आप लोग को मिल जाएंगे, वो भी प्रॉपर आंसर्स के साथ। अब इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या होता है। ये चीज आप लोग को समझना है, लेकिन उसको समझने से भी पहले मैं ये चाहता हूं कि आप स्पोर्ट्स का इवेंट क्या होता है इसको समझ लो। देखो, आप सभी लोग जानते हो डिफरेंट टाइप के गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं। जब आप लोग किसी एक लेवल पे आके डिफरेंट टीम्स को कंपीट कराना चाहते हो तो उस दौरान आप लोग को एक स्पोर्ट्स का इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जहां पे डिफरेंट टीम्स या ग्रुप्स आकर एक दूसरे से कंपीट करते हैं और एक विनर निकल के आता है। इससे स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड भी बढ़ता है और लोगों को अवेयरनेस भी होती है स्पोर्ट्स के बारे में और लोगों को देखने में भी मजा आता है। लाइक आईपीएल हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, ये सभी के सभी स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं। तो उन्हीं स्पोर्ट्स के इवेंट को मैनेज करने के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम लोग को जानना है। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये जो टॉपिक है ना आप लोग का, ये कई बार 3 नंबर या 5 नंबर में आप लोग को पूछा जाता है, तो ईमानदारी से समझिएगा। अब इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहले आप लोग को टॉपिक निकल के आता है वो है कि स्पोर्ट्स का मैनेजमेंट क्या होता है। कई लोग को ना इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। याद रखो, पी में ना अपनी लैंग्वेज में तो लिखना है, लेकिन वो चीज लिखना है जो एक्चुअल में है। कई लोग अपने हिसाब से कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं, हर चीज का कॉन्टेक्स्ट मालूम होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये मैनेजमेंट जो नॉर्मल वर्ड है ना, मैनेजमेंट, ये होता क्या है। अब अगर मैं सिंपल वे में मैनेजमेंट समझाने की कोशिश करूं तो किसी भी काम को सही प्लानिंग और अरेंजमेंट के साथ सक्सेसफुली उसे कंप्लीट करना ही कहलाता है दोस्तों मैनेजमेंट। अब ये काम कोई भी हो सकता है, बेबी के बर्थडे को प्लान करना हो या किसी के मैयत के फंक्शन को प्लान करना। राम नाम सत्य है। बस जो आप प्लान कर रहे हो वो सक्सेसफुली कंप्लीट होना जो है ना दोस्तों, वो ही कहलाता है मैनेजमेंट। तो सेम ऐसी आखिर बात करें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट लाइक आईपीएल हो, फीफा वर्ल्ड कप हो या कोई भी गली नुक्कड़ का टूर्नामेंट, अगर उसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि जो इवेंट है दोस्तों उसमें किसी भी टाइप की कोई गलती ना हो और वो इवेंट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो जाए दोस्तों, उसे ही हम लोग कहते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। आई होप क्लियर हुआ सबको। तो चलो एक बार प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं। इट मींस टू एंटिसिपेट, प्लान, ऑर्गेनाइज, अपॉइंट, डायरेक्ट एंड कंट्रोल एनी स्पोर्ट्स इवेंट दैट इज कॉल्ड एज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इसकी एक और डेफिनेशन मैंने यहां पे आप लोग के लिए लिख दिया हूं। इट इज डिफाइंड एज द एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट टू अचीव इट्स गोल दैट इज कॉल्ड एज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। अब ये थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन थी, जो मैंने आपको समझाया वो सिंपल लैंग्वेज में समझाया। आप चाहो तो उसको अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, लेकिन वही चीज लिखना है जो मैंने आपको समझाया हो, अपने हिसाब से कुछ भी मत लिख देना। अब ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन कौन से आप लोग के की पॉइंट्स है दोस्तों, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला, एफिशिएंट यूज होना चाहिए रिसोर्सेज का। दूसरा है दोस्तों, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक्टिविटीज के बीच में और सबका एक कंप्लीट फोकस गोल होना चाहिए कि इवेंट को सक्सेसफुली हमें अचीव करवाना है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये होगा तो जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा और जो इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसको आप बहुत ज्यादा पॉपुलर बना सकते हो। अब आईपीएल इतना ज्यादा मैसिव लेवल पे जो पॉपुलर हो चुका है इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के मैनेजमेंट के दम पे ही हुआ है दोस्तों, क्योंकि होती है इसकी प्रॉपर प्लानिंग जो इसे सक्सेसफुल बनाने के पीछे सबसे ज्यादा काम करते हैं। अब एग्जामिनेशन में आप लोग को जो चीजें पूछी जाती है दोस्तों वो ये है कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के। तो मेनली 5 फंक्शंस आप लोग को देखने को मिलते हैं। कॉमर्स वाले इस फंक्शंस को देखकर खुश हो गए होंगे क्योंकि ये तो उनके लिए बच्चों वाली चीज है, लेकिन याद रखना जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये सारे फंक्शंस को आप लोग को स्पोर्ट्स के फील्ड के पॉइंट से समझाना है, ना कि कॉमर्स के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर जो आप लोग को 5 फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं, 5 फंक्शंस, उसमें सबसे पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड होता है दोस्तों स्टाफिंग, फिर होता है दोस्तों डायरेक्टिंग और लास्ट में आता है दोस्तों कंट्रोलिंग। तो ये पांचों के पांचों फंक्शंस के बारे में प्रॉपर आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों प्लानिंग का नहीं मतलब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, वो है दोस्तों प्लानिंग। अब प्लानिंग है क्या? प्लानिंग को अगर मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं तो इवेंट शुरू होने से पहले जो आप डिसाइड कर रहे हो ना, मैच कहां होने वाला है, कैसे होने वाला है, कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्या रूल एंड रेगुलेशन होंगे, क्या गिफ्ट आप देने वाले हो, कौन कौन लोग आएंगे देखने, कैसे आप उस इवेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने वाले हो, कौन कौन से रिसोर्सेस लगेंगे, बजट कितना होगा, स्पॉन्सर कौन होंगे, ये सभी चीजों को डिसाइड करने का काम प्लानिंग के अंदर आता है। क्या भैया ये डेफिनेशन लिखना? अगर चाहो तो ये लिख दो या फिर इसके ऊपर वाले लिख दो कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स मींस दैट organizing game or sports event is a program designed for the future to achieve the predetermined goal that is called as planning। ये सभी चीजें आप लोग को मेरे नोट्स में मिल जाएगी, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, नोट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों आखिर ये प्लानिंग इंपॉर्टेंट है क्यों, उसके बारे में मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग का गोल क्लियर रहता है कि आप लोग को कैसे उस इवेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करना है। आप लोग को किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है कि करना क्या है। मान लो किसी का बैट टूट गया तो फिर वो कंफ्यूज हो रहे कि अरे वो बैट कहां रखा था। प्लानिंग में ये सारी चीजें पहले से लाकर रखी गई है प्रॉपर रिसोर्सेज को यूज करके, और जो इवेंट है दोस्तों उसको स्मूथली एग्जीक्यूट कराने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है दोस्तों प्लानिंग। अब दोस्तों प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के तौर पे नेक्स्ट वीक तुम्हारी बेब्स का बर्थडे है, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना ही आप लोग का मेन एम होना चाहिए। गलत एग्जीक्यूशन हुआ तो साइड चिक को पता चलिए आगे बढ़ते है ना, सबकी होती है, सबकी नहीं होती। यू आर वेरी लकी। अब जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दोस्तों वो है दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या चीज है एक बार देख लेते हैं। दिस इंक्लूड अरेंजिंग रिसोर्सेस एंड पर्सनल इन ऑर्डर टू अचीव द गोल दैट इज कॉल्ड एज दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग। कंफ्यूजन हुआ थोड़ा? तो सिंपल वे में समझने की कोशिश करो। प्लानिंग के बाद सभी रिसोर्सेस और लोगों को अरेंज करना ही दोस्तों कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया मतलब समझ में नहीं आया, थोड़ा और क्लियर करो। जैसे ग्राउंड, इक्विपमेंट, वॉलंटियर्स, रेफरी और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें जो उस इवेंट के दौरान जरूरत पड़ रही है उन सभी को अरेंज करना दोस्तों आता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। अब आप कहोगे कि भैया ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों ये एक चीज हमेशा याद रखना, इसके थ्रू ना प्रॉपर तरीके से जो वर्क है वो डिवाइड हो जाता है लोगों में, सभी चीजें स्मूथली चलती है और किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रहता है स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करते टाइम। वही चीजें दोस्तों यहां पे भी आप लोग को लिखी हुई है कि An effective organization is one in which all the officers and the employee do their work smoothly so that there is no obstacle in doing any work। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम है दोस्तों स्टाफिंग। तो दोस्तों स्टाफिंग होता क्या है? इट रिफर्स टू सिलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब दैट इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। मतलब सिंपल वे में कहा जाए जो काम जिस इंसान को आता है उसका आपको सिलेक्शन करना है और उसको उस कमिटी के अंदर आप लोग को डाल देना है जिससे कि काम स्मूथली चल सके। अब किसी को ग्राउंड की साफ सफाई आती है, उसको आप टेक्निकल काम दे दोगे तो दिक्कत होगी कि नहीं? अब लिप ग्लॉस लेने अगर आप किसी लड़के को भेज दोगे तो उसे तो कंफ्यूजन होगा ही ना। तो जो जिस चीज का राइट पर्सन है उसी को ही उस कमेटी के अंदर रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है स्पोर्ट्स इवेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब जैसे रेफरी हो गए, ये मैच को कंडक्ट कराने का काम करते हैं। डॉक्टर्स आप लोग को लेकर आना है जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाए। अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी आपको बजट प्रिपेयर करने के लिए। मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक नहीं मतलब नेक्स्ट जो फंक्शन है उसके तरफ, वो है दोस्तों डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डायरेक्टिंग के अंदर होता है दोस्तों एक डायरेक्टर साहब जो कि लीडर की तरह एक्ट करता है। इसका काम होता है दोस्तों टीम को कंप्लीट इंस्ट्रक्शन देना जिससे कि जो टूर्नामेंट है वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो पाए।
डायरेक्टिंग के अंदर जो लीडर साहब है वो टीम को मोटिवेट भी करेगा, टाइम पे रिपोर्ट्स को मांगा करेगा, कहां मैच होगा, किस तरीके से मैच होगा और किस ऑर्डर में काम को कंडक्ट करना है, इन सब पे ध्यान देने का काम दोस्तों डायरेक्टिंग के अंदर डायरेक्टर साहब का आता है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, डायरेक्टिंग पर्सनल इज अ लीडरशिप क्वालिटी एंड इंक्लूड लेटिंग स्टाफ नो व्हाट नीड टू डू बी डन एंड ऑल्सो बाय व्हेन। ये कर क्या रहा है? गाइड कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है और लोगों को मोटिवेट भी कर रहा है जिससे कि काम स्मूथली हो पाए। अब देख लेते दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट होता क्यों है। दोस्तों ये सभी टीम मेंबर्स को डायरेक्शन देने का काम करता है और टीम के अंदर एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम भी डायरेक्टिंग के अंदर ही होता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है नेक्स्ट टॉपिक, फिर क्या टॉपिक क्यों कर रहा हूं मैं, मतलब फंक्शन के अंदर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक फिर टॉपिक, मैं पागल हूँ। मतलब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग बहुत सिंपल चीज है कि काम क्या स्मूथली चल रहा है कि नहीं, उसको चेक करने का काम कंट्रोलिंग के अंदर आता है। अगर किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक्स हो रही है तो उसको तुरंत वहीं पे सॉल्व करना, जिससे कि जो आपका इवेंट है उसको आप स्मूथली ऑर्गेनाइज कर पाओ। तो टूर्नामेंट को या फिर किसी भी इवेंट को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है तो कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, कंट्रोलिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कोटा पढ़ने तो जाते हैं लेकिन पढ़ाई छोड़कर वो लोग सुट्टा, गेमिंग और बेबी में बिजी हो जाते हैं। क्या बक रहे हो? तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बस आप लोग को करना क्या है, जो चीजें मैंने भी आप लोग को समझाए एक बार इसको पॉज करो और एक बार रिकॉल करो। जितने भी मैंने आपको फंक्शन समझाए एक बार जल्दी से उसको याद करने की कोशिश करो, जो मैंने आप लोग को क्लियर करा था। प्लानिंग क्या है, इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले कैसे होगा, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, क्या करना है, उन सबको डिसाइड करने का काम प्लानिंग का था। ऑर्गेनाइजिंग का काम था लोगों और रिसोर्सेज को लेकर आना। स्टाफिंग का काम था कौन किस चीज के लिए एक्सपर्ट है उसको उस कमेटी के अंदर रखना। डायरेक्टिंग का काम था सारी चीजों को डायरेक्ट करना और कंट्रोलिंग का काम है कि सारी चीजों को मॉनिटर करते रहना कि काम सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो पाए। चलिए बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो रहने वाला है आप लोग का कि कौन कौन सी वेरियस कमिटीज आप लोग को देखने को मिलती है स्पोर्ट्स की फील्ड में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट आप लोग को यहाँ कमिटीज के बारे में मालूम होना चाहिए। अब ये कमिटीज क्या चीज होती है, सीधी बात है, सिंपल वे में समझाऊं। कमिटी का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने क्या करे, ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करे और एक ग्रुप बना दिए और उन्हें कहे कि भाई तुम्हें यही काम करना है, और एक दूसरा ग्रुप बनाया और उसे कहा गया कि भाई तुमको ये वाला काम करना है। तो हम लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए दोस्तों और उन ग्रुप को उनका इंडिविजुअल काम दे दिए, वो कहलाती है कमिटीज। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की कमिटीज स्पोर्ट्स की फील्ड में आप लोग को इवेंट को ऑर्गेनाइज करते टाइम देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करूं कमिटीज कितने टाइप की होती है, तो एक्चुअल में बहुत सारी होती है। अगर आप किसी भी बुक को ओपन करोगे तो कुछ ना कुछ न्यू टाइप के आप लोग को डिफरेंट कमिटी देखने को मिल जाएगी। आपको कितनी कमिटी याद होनी चाहिए, एक्चुअल में आप लोग को 5 कमिटी याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कमिटीज के नाम को देखकर आप समझ सकते हो कि उसका मीनिंग क्या है। तो कमिटीज बनाने का काम कौन करता है दोस्तों, तो याद रखना डायरेक्टर साहब का काम होता है कमिटीज बनाना, और वो ऑर्गेनाइज करते हैं दोस्तों डिफरेंट टाइप की कमिटीज। अब ये कौन कौन से डिफरेंट टाइप की कमिटी हो सकती है दोस्तों, तो जैसे हो सकती है प्रोग्राम कमिटी, फाइनेंस कमिटी, डेकोरेशन और क्लीनलीनेस कमिटी, वेलकम कमेटी, रजिस्ट्रेशन कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, प्लेइंग ग्राउंड कमेटी, इक्विपमेंट कमेटी, कमेटी फॉर सिटिंग अरेंजमेंट, डिसिप्लिन कमेटी, प्राइज एंड अवार्ड कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी, टेक्निकल कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, ऐसे डिफरेंट टाइप की कमेटीज देखने को मिलेगी। बट इसमें से आप लोग को कौन सी याद रखनी, जो एग्जामिनेशन में आप लोग को लिख कर आ सकते हो। बाकी आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि भैया ने बोल दिया तो यही लिखना है। जो इंपॉर्टेंट है एक बार आप लोग को दिखा देता हूं। जैसे सबसे पहले होती है दोस्तों प्रेस और मीडिया कमेटी। सीधी बात है, इसका काम क्या होगा, जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उस दौरान पे किसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, कौन जल्दी आउट हो गया, कौन मैच को जीत चुका है दोस्तों, इन सब के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रेस और मीडिया तक के पहुंचाने का काम इन्हीं कमेटी का होगा। नेक्स्ट कमेटी क्या है दोस्तों, वो है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। सीधी बात है, नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है कि कंप्लीट अरेंजमेंट प्रोवाइड करना है ट्रांसपोर्टेशन रिगार्डिंग, वो यही लोग करेंगे। अगली कमेटी है दोस्तों इक्विपमेंट कमेटी। नाम से समझ में आ रहा है, इक्विपमेंट को अरेंज करना, उसको मेंटेन करके रखना, कंप्लीट ग्राउंड की लेआउट करना दोस्तों, सब कुछ काम या कंप्लीट ट्रैक और फील्ड को मेंटेन करके रखने का काम भी इन्हीं का होता है। अगली है कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट। स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान पे जो गेस्ट आए हैं, प्लेयर्स हैं या फिर जितने भी स्पेक्टेटर्स आए, उन सबको प्रॉपर रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड करने का काम दोस्तों इन्हीं का होता है। आई होप क्लियर है। और ड्रिंक्स प्रोवाइड भी यही लोग करते हैं। ड्रिंक्स मतलब वो वाली नहीं, पानी शानी, इसकी बात कर रहा था। यस सर। नेक्स्ट कमेटी है दोस्तों, वो है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। इसके 2 काम है।
ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के बीच में जितना भी पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, दिशा पटानी आके डांस कर रही है, या शाहरुख खान दर्द डिस्को कर रहे हैं, वो सारी चीजें यही लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। और साथ ही साथ जो कंप्लीट ग्राउंड का डेकोरेशन करा जाएगा उनका काम भी इन्हीं का है। साथ ही साथ दोस्तों चीफ गेस्ट जो आ रहे हैं उनका वेलकम करने का काम भी इन्हीं का रहेगा, जो कि सीधी बात है क्लोजिंग या फिर ओपनिंग सेरेमनी के दौरान ही चीफ गेस्ट आते हैं ज्यादातर। अगला है दोस्तों वो है रिसेप्शन कमेटी। इस कमेटी का काम क्या है दोस्तों? एंट्री फॉर्म प्रोवाइड करना वेरियस इंस्टीट्यूट को, प्रॉपर फिक्सचर्स को प्रिपेयर करना, कौन सा मैच कब होने वाला है, इस सब की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने का काम रिसेप्शन कमेटी का। नेक्स्ट है दोस्तों वो है टेक्निकल कमेटी। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टेक्निकल कमेटी में। तो टेक्निकल कमेटी का काम है दोस्तों वेरियस ऑफिशियल्स का सिलेक्शन करना, लाइक रेफरी, जजेस, एम्पायर और बाकी सभी। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे कि भैया कमेटी फॉर ऑफिशियल का काम क्या है? उसका काम है कि उनका देखभाल करना, उनकी सैलरी प्रोवाइड करना और उनका स्पेशल केयर करने का काम उस कमेटी का होता है। बाकी सिलेक्शन का काम इस कमेटी का है। अब अगला है दोस्तों अनाउंसमेंट कमेटी। ऑब्वियसली बात है सिद्धू साहब आपको यहीं दिख जाएंगे, जिनकी कमेंट्री सुन सुन के हो सकता है कई लोग के कान के पर्दे फट जाते हैं, या हो सकता है कई लोग को अच्छा लगता है। अब ये सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अनाउंसमेंट कमेटी का काम यह है कि जो इवेंट चल रहा है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना लोगों को, चाहे टेलीविजन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू दोस्तों, वो आप लोग का कहलाता है अनाउंसमेंट कमेटी। अगला है दोस्तों हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी। सीधी बात है फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, कोई इंजर्ड हो गया है तो उसको तुरंत हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, वो इनका काम है। लास्ट में होती है दोस्तों फाइनेंशियल कमेटी। सबसे इंपॉर्टेंट है बजट को प्रिपेयर करना और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखने का काम फाइनेंस कमेटी का होता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप की कमेटीज थी। इसके अलावा भी और कमेटीज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से आप समझ सकते हो और बता सकते हो। चलो मैं एक क्वेश्चन आप लोग को देता हूं, आप मुझे खुद बताना कि वो कमेटी का काम क्या होगा। सीट अरेंजमेंट कमेटी ये क्या करती है? सोच के बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है दोस्तों पब्लिसिटी कमेटी। इसका काम क्या होगा? सोच के बताओ कमेंट बॉक्स में। आई होप क्लियर हुआ। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो कमेटी क्या कर रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर गलती से इसके अलावा भी पूछ लिया तो नाम से ही डिकोड करके आप समझा सकते हो। और मुझे इतना मालूम है कि तुम लोग इतने क्लेवर हो कि तुम लोग कर सकते हो, टेंशन ना लो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो रहने वाला है आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या कि रिलेशनशिप में तो आ गए, लेकिन उसको मेंटेन करना भी तो जरूरी है। बेबी के पीरियड्स आए तो चॉकलेट देना भी तो जरूरी है। बेबी का मूड खराब लगे तो उसे घुमाना भी तो जरूरी है। बेबी को स्पेशल फील कराने के लिए कभी कभी रोज देना भी तो जरूरी है। रोज की बात कर रहा था मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों। तो ऐसे ही टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टूर्नामेंट जब चल रहा है उस दौरान कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और टूर्नामेंट या स्पोर्ट्स इवेंट जब खत्म हो जाए उसके बाद कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उन सब के बारे में एक एक करके हम समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। वो है प्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो है बजट को प्रिपेयर करना और प्रॉपर प्लान बनाना। कौन सा मैच कहां होगा, किस तरीके से होगा, कौन कौन आने वाले हैं, प्राइज मनी क्या रहेगा, प्रॉपर बजट क्या है दोस्तों, खर्चा कितना करना है, कौन स्पॉन्सर होगा, वो सारी चीजें यहीं पे डिसाइड होगी। इसके बाद कमिटीज को फॉर्म किया जाएगा डिफरेंट लाइक रिसेप्शन, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिसिटी कमेटी, जिससे कि डिफरेंट काम डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इसके बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट कि डेट और वेन्यू कहां होने वाला है, इसका सिलेक्शन करना। अब यही नहीं पता है और आपने अनाउंस कर दिया कि आईपीएल होने वाला है, अब कब होने वाला है ये नहीं मालूम रहेगा तो फिर कैसे हाइप बनेगी यार। इसके बाद दोस्तों पब्लिसिटी करने का काम भी इन्हीं का होगा। पोस्टर, बैनर लगाना, अनाउंसमेंट करना, सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा चीजों को वायरल करना, जिससे कि लोगों को पता चल पाए कि लाइक आईपीएल कब होने वाला है। अब इसके अलावा दोस्तों किन टीम्स को इनवाइट करना है, कौन कौन गेस्ट होंगे, कौन से रेफरीज को आपको सिलेक्ट करना है, इक्विपमेंट का अरेंजमेंट पहले से करके रखना, या इसके अलावा डिफरेंट टाइप की जो भी फैसिलिटीज आप उस स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान प्रोवाइड करना चाहते हो उन सबको डिसाइड करने का काम भी इसी दौरान होगा। प्रॉपर फिक्सचर्स बनाए जाएंगे, किसका मैच किसके साथ कब होने वाला है, क्या वो नॉकआउट फॉर्म में होगा, लीग फॉर्म में होगा या कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रहेगा, ये सारी चीजें यहीं पे डिसाइड होगी। एकोमोडेशन क्या रहेगा दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट क्या क्या होने वाला है, इन सब का अरेंजमेंट करना पहले से करके रखना जरूरी है। अदरवाइज प्लेयर आके खड़े हैं होटल के बाहर और उन्हें एंट्री नहीं मिल रही बेचारों को, तो ऐसी गलतियां ना हो, इन सबको अवॉइड करने का काम प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही कर लिया जाता है और सारी चीजों को पहले यहीं पे अरेंज करके रखने का काम प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है समझने की कोशिश करना, मतलब इवेंट अभी चल रहा है, इस बीच में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी उसके बारे में ध्यान देते हैं। जो सबसे पहले है दोस्तों की प्रॉपर मैचेस को कंडक्ट कराना सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर सारे मैचेस शेड्यूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए और सारे रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए।
चाहिए। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, जो भी मैचेस चल रहे हैं उस दौरान पे फेयर प्ले हो सके, तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर रेफरी और एम्पायर्स को यहाँ पे लेकर आने का काम हमारा यहाँ पे रहने वाला है। इसके अंदर आप लोग को दोस्तों देखा जाता है प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखने का काम भी यहाँ किया जाता है, अदरवाइज लड़ाई झगड़े हो जाएंगे टीम मैनेजमेंट के अंदर ही तो स्पोर्ट्स इवेंट बर्बाद हो जाएगा ना। इसके अलावा दोस्तों, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो या फिर फर्स्ट एड की जितनी भी चीजें जरूरत पड़ रही है, उन सब का अरेंजमेंट करना भी जरूरी होता है दोस्तों इस दौरान। और दोस्तों, अनाउंसमेंट कमेटी का काम ये होता है कि मैच जब चल रहा है उस दौरान पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन माइक के थ्रू प्रोवाइड करते रहे लोगों को, जिससे कि लोगों को पता रहे कि चल क्या रहा है मैच में। इसके अलावा मैच के दौरान पे कोई वीआईपी आया दोस्तों या गेस्ट आया, कोई ऑफिशियल्स आए, तो उनका प्रॉपर ख्याल रखने का काम भी यहाँ पे करना जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा फिक्सचर्स बोर्ड या फिर चार्ट्स हो गए, या फिर जो आप लोग देखते होंगे ना, किस प्लेयर ने कितने रन बनाए, किस बॉलर ने कितनी बॉल डाली और क्या एवरेज आ रहा है उनका, ये सारी चीजों का डेटा प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके रखने का काम भी इसी रिस्पांसिबिलिटी के अंदर आता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटीज है मैच चलते टाइम। अगली होती है दोस्तों, वो है पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पांसिबिलिटीज। मतलब अब इवेंट खत्म हो चुका है या टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, आईपीएल कंप्लीट हो चुका है, अब आप लोग को कौन कौन से रिस्पांसिबिलिटीज देखी जाएगी। तो जो मैच जीत गया है दोस्तों, उसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना आपका काम है। जो मेडल, सर्टिफिकेट या जो भी आप लोगों ने यहाँ पे देने का वादा किए थे, क्या प्राइजेस, वो आपको यहां दे देना है। आपको एक कंप्लीट रिपोर्ट प्रिपेयर करना है दोस्तों कि किस तरीके से पार्टिसिपेशन लोगों का रहा, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस करे और टूर्नामेंट किस तरीके से सक्सेसफुल हो पाया, इसका एक कंप्लीट रिपोर्ट भी बनाना जरूरी रहता है दोस्तों। इसके अलावा एक एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट बनाना जरूरी है कि जो बजट था उसके अकॉर्डिंग कितना एक्सपेंडिचर आप लोग का हुआ है। यहाँ पे फीडबैक भी आप चाहो तो कलेक्ट कर सकते हो लोगों से या टीम मेंबर से या स्टाफ से। जो भी चीज आपने बोरो करे थे दोस्तों, वो सारी चीज आप लोग वापस कर दो। जो ऑफिशियल्स आए थे उनका पेमेंट टाइम पे कंप्लीट कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैच कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद साफ सफाई करके देने का काम भी आपका ही है कि पूरा का पूरा जो स्टेडियम था जैसा आपको मिला था वैसा का वैसा आप उनको वापस दो। तो ये सभी की सभी रिस्पांसिबिलिटीज दोस्तों आपकी आती है पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पांसिबिलिटीज के अंदर। अभी क्लियर हुआ? किसी भी टाइप का कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं, चलो मुझे बताओ जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी। बजट प्रिपेयर करना है, ये कौन से रिस्पांसिबिलिटी के अंदर आएगा? प्री, ड्यूरिंग या फिर पोस्ट? मैच के दौरान अगर किसी को इंजरी हो जाए तो उस दौरान जो आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो कौन से रिस्पांसिबिलिटी के अंदर आएगा? फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने का काम किस रिस्पांसिबिलिटीज के अंदर होता है? ये 3 क्वेश्चन है। पॉज करिए वीडियो और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिए होंगे। इसी के साथ साथ आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आपको आंसर करना है। ये सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको करना है। ये थर्ड क्वेश्चन है और ये फोर्थ क्वेश्चन है। एक बार पॉज करिए और जल्दी से इसको रीड करें। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को रीड कर लिए होंगे। इसका प्रॉपर आंसर आप लोगों को मेरे इस बुक के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा ढेर सारे और कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। अब ये तो रही एमसीक्यू की बात। इसके अलावा जो अभी टॉपिक हमने पढ़े उसके रिगार्डिंग किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और हॉट क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम पूछे गए वो कौन कौन से, तो दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन है। एक बार आप इसको पॉज करके रीड कर लें और याद रखिए दोस्तों, इन सब का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मेरी इस बुक के अंदर मिल जाएगा। तो बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आज ही जाओ, इसको ऑर्डर करो और अपनी प्रिपरेशन को धमाकेदार बनाओ। चलिए बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसका नाम है दोस्तों कि आखिर टूर्नामेंट होता क्या है। टूर्नामेंट के बारे में वैसे तो आपको पता होगा कि टूर्नामेंट है क्या, बट अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको समझा देता हूं। टूर्नामेंट बेसिकली एक किस्म का कंपटीशन होता है दोस्तों, जहां पे ढेर सारी टीम आके एक दूसरे से कंपीट करती है। अब यहाँ पे टीम भी हो सकता है या नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है। जैसे बॉक्सिंग हो रहा है तो वहां पे ग्रुप में तो मैचेस नहीं होंगे, वहां सिंगल प्लेयर का मैच होगा। क्रिकेट है तो वहां पे ग्रुप लेवल पे मैचेस होते हैं जहां पे ढेर सारे लोग एक टीम के अंदर मैच खेलते हैं। अब आखिर टूर्नामेंट क्या है दोस्तों? तो टूर्नामेंट एक किस्म का कंपटीशन है जहां पे डिफरेंट टीम आके एक दूसरे से कंपीट करती है और जीतने वाला एक विनर निकल के आता है। आई होप क्लियर है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टूर्नामेंट क्या है दोस्तों? इट इज अ कंपटीशन इन्वॉल्विंग अ रिलेटिवली अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ऑल पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स। और ये जितने भी टूर्नामेंट्स है दोस्तों, ये सभी के सभी वेरियस लेवल पे आपको ऑर्गेनाइज होते हुए देखने को मिलते हैं, चाहे जोन लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे या गली नुक्कड़ लेवल पे। अब कितने टाइप के आप लोग के टूर्नामेंट होते हैं दोस्तों? तो मेनली 3 टाइप के होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसके अलावा चैलेंज टूर्नामेंट भी आपको आपकी हो सकता है बुक में देखने को मिल जाए, तो याद रखना वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ ये 3 टाइप के आपको टूर्नामेंट के बारे में टॉपिक्स मालूम होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है यार, क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो याद रखना, स्पोर्ट्स की जो पब्लिसिटी है वो टूर्नामेंट के दम पे ही होती है। टूर्नामेंट के दम पे आप लोग ना बेस्ट प्लेयर को सिलेक्ट कर पाते हो दोस्तों हायर लेवल के लिए। जैसे आज के टाइम में टीम इंडिया के अंदर कुछ ऐसे धुरंधर प्लेयर खेल रहे दोस्तों जिन्होंने आईपीएल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। कमेंट बॉक्स में आंसर करके जल्दी बताना कौन अभी खेल रहा है इंडिया टीम के अंदर क्रिकेट की, जो आईपीएल में जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इसके अलावा दोस्तों स्पोर्ट्स की स्किल डेवलप होती है टूर्नामेंट के दम पे। आप सीखते हो कोऑपरेशन, भाईचारा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और साथ ही साथ फेयर प्ले में कैसे आप लोग को खेलना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज भी आप लोग को टूर्नामेंट खेलकर ही मिलता है। वो कहते हैं ना कि यार भाई प्रैक्टिस कितना भी
भी आप लोग घर पे कर लो, लेकिन जब तक कि आप फील्ड में आके उतर के अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाओगे तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए फील्ड का परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, घर पे अकेले बैठकर चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ स्पेक्टेटर्स को यार भाई एक किस्म से एंटरटेनमेंट प्रोवाइड होता है। सीधी बात है यार, गर्मी की छुट्टी के टाइम पे आईपीएल आ जाता है, हमारे गर्मी की छुट्टी निकल जाती है बढ़िया। टूर्नामेंट्स के दम पे यार हम लोग ना यूनिटी ऑफ इंटीग्रेशन कर पाते हैं दोस्तों। हमें ना ऐसा प्राइड फील होता है कि यार अरे हमारी टीम इंडिया का मैच है, आज तो सबको धो के रख देंगे। साथ में दोस्तों अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है उन ऐसे प्लेयर्स को जो सच में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर वो टूर्नामेंट में खेलेंगे तो अपना परफॉर्मेंस लेवल दिखाएंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि वो सच में बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन वो बात अलग है यार कि किसी की चाची मर गई और संजू सैमसन बाहर, किसी के बच्चे का मुंडन हो गया, संजू सैमसन बाहर, किसी के प्रेसिडेंट ने आपको एक्स के साथ पकड़ लिया तो संजू सैमसन बाहर। जस्टिस फॉर संजू सैमसन। मुझे क्यों तोड़ा? इसके अलावा दोस्तों याद रखना प्रॉपर स्किल्स डेवलप होने वाली इसके थ्रू। इसके अलावा दोस्तों टूर्नामेंट आपको मोटिवेट करने का भी काम करता है। सीधी बात है, अगर आपने इस साल अच्छा परफॉर्म करे तो नेक्स्ट टाइम जो टूर्नामेंट होगा उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आओगे। और याद रखना दोस्तों, जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसी के दम पे जितने भी प्लेयर्स है वो सभी के सभी पॉपुलैरिटी हासिल कर पाते हैं। तो इसलिए यार टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन से टाइप के टूर्नामेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट के 2-3 नाम होते हैं, जैसे सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, इसको भी नॉकआउट टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है। सडन डेथ टूर्नामेंट, इसे भी नॉकआउट टूर्नामेंट के नाम से ही जाना जाता है। और डू और डाई टूर्नामेंट, ये भी नॉकआउट टूर्नामेंट का एक और नाम है। अब इस टूर्नामेंट के अंदर होता क्या है, जैसे मान लेते हैं एक ए टीम है, इसका बी टीम के साथ मैच हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बी टीम हार गई उस मैच में, इसका मतलब यह हुआ कि कंप्लीट टूर्नामेंट से ही बी टीम एलिमिनेट हो चुकी है अब। और जो टीम जीत चुकी है दोस्तों वो आगे जाके दूसरे मैचेस खेलेगी उस टूर्नामेंट के अंदर। तो नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर जो भी टीम जिस टाइम अगर गलती से हार गई तो वो टूर्नामेंट से डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाती है। ऐसे टाइप के टूर्नामेंट को कहते हैं दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट। तो आई होप तुम लोग को यहां तक क्लियर हुआ। विनर कैसे डिसाइड हो रहा है, जो मैच जीत जाएगा दोस्तों वो विनर है, जो हार जाएगा वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया, उसके पास दूसरा चांस नहीं मिलेगा उसको, चाहे वो कितना भी रो ले गया मैं बहुत अच्छा खेल रहा था, प्लीज मुझे मौका दे दीजिए। कोई मौका नहीं मिलता है मेरे भाई। वो बात अलग है कि आपने उसको इतने मौके दिए उसके बाद भी धोखे खाए ना, समझा करो यार। रिलेशनशिप को हमेशा नॉकआउट टूर्नामेंट की तरह ही लेकर चलना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल रहोगे। अदरवाइज जूझ रहे हो ना, सच कहना। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? तो जो मैंने भी आप लोग को समझाया एक बार यहाँ पे देख लो कि एक ऐसे टाइप का टूर्नामेंट है दोस्तों जहां पे एलिमिनेशन डायरेक्टली हो जाता है। किस तरीके से कि अगर आप मैच में हारते हो तो आप एलिमिनेट हो जाओगे और जो मैच जीत जाएगा दोस्तों वो अगले मैच में खेलेगा। और यहाँ पे विनर सिर्फ और सिर्फ मैच में आप लोग चैंपियन बन सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मैच जीतकर। मैच जीतोगे तभी आगे बढ़ोगे। आई होप क्लियर हुआ। अगले टूर्नामेंट की बात करते दोस्तों, वो है आप लोग का लीग टूर्नामेंट। इस लीग टूर्नामेंट के अंदर अगला टूर्नामेंट है दोस्तों, उसका नाम है लीग टूर्नामेंट। जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर ए और बी टीम एक दूसरे के साथ मैच खेल रही थी और गलती से बी टीम हार जा रही थी तो वो डायरेक्टली टूर्नामेंट से ही बाहर हो जा रही थी, याद है ना। वैसे ही लीग टूर्नामेंट के अंदर वो जो टीम हार रही है दोस्तों वो डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं होगी, उसके पास एक और मौका होगा जिससे कि यार वो वापस से खेलकर अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके। सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं तो मान लेते हैं एक ए टीम है और एक बी टीम है, इन दोनों के बीच में मैच हुआ दोस्तों। एग्जांपल के तौर पे बी टीम यहाँ पे हार गई, ये डायरेक्टली टूर्नामेंट से एलिमिनेट नहीं होगी, इसके पास एक या एक से ज्यादा चांसेस होंगे दोस्तों जिससे कि टूर्नामेंट में अभी भी बनी रहेगी। तो आप बोलोगे भैया जो मैच जीत रहा है उसको क्या फायदा हुआ यार, हारने वाले को तो एक या एक से ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं कि वो टूर्नामेंट में वापस से खेल पा रहा है। याद रखो जो मैच जीतने वाला है दोस्तों उसको पॉइंट मिलेगा। जैसे आईपीएल के अंदर होता है, मान लो केकेआर और आरसीबी का मैच हुआ, आरसीबी मैच जीत गई तो आरसीबी को 1 पॉइंट मिलता है और केकेआर डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं हो जाती है आईपीएल से, उसके पास और भी चांसेस रहते हैं, अगर अगली बार खेलेगी तो उसको पॉइंट मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया एक बात बताओ, जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर तो जो जीत रहा था वही अगला मैच खेल रहा था और विनर डिसाइड हो रहा था वहां पे जो मैच जीतने वाला है उसके दम पे। लेकिन लीग टूर्नामेंट के अंदर मैच कैसे डिसाइड होने वाला है कि कौन विनर है, जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे दोस्तों वो विनर लीग टूर्नामेंट के अंदर कहलाता है। समझ में आया। जब दो टीम एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही है और कोई एक टीम हार जाए तो वो डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं होगी नॉकआउट टूर्नामेंट की तरह, उसके पास एक या एक से ज्यादा चांसेस और रहेंगे जिससे कि वो टूर्नामेंट में अभी भी खेल सकती है। लेकिन लीग टूर्नामेंट में विनर डिसाइड होते हैं पॉइंट के बेसिस पे, जो मैच जीतेगा दोस्तों उसको मिलेगा पॉइंट और विनर डिसाइड होगा पॉइंट टेबल को चेक करके, जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट मिले वो विनर है। अब आप कहोगे भैया कि क्या इसके भी कोई डिफरेंट नाम है? जी हाँ, इसको बर्जर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा। यहाँ पे एक और चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि भैया आपने एक वर्ड गए थे कि एक या एक से ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं हारने वाली टीम को, अगर एक चांस मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाएगा दोस्तों
सिंगल लीग टूर्नामेंट जहां पे एक चांस मिल रहा है हारने वाली टीम को। अगर एक से ज्यादा मिल रहा है तो उस टाइम पे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दोस्तों डबल लीग टूर्नामेंट, जहां पे 2 चांसेस आप लोग हारने वाली टीम को दे रहे हो कि अभी भी तुम लोग खेल सकते हो। तो आई होप तुम लोग को यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वो है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कई लोग को लगता है कि जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है कोई नए टाइप का एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, ऐसा नहीं है। जो भी आप लोगों ने पढ़े ना नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसमें कि अगर 2 टीम एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही है और कोई एक टीम जीत जाएगी तो वो टूर्नामेंट में आगे बढ़ेगी, हारने वाली टीम डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगी। लीग टूर्नामेंट जहां पे 2 टीम एक दूसरे के साथ मैच खेल रही थी, जीतने वाली टीम को 1 पॉइंट मिल जाएगा, हारने वाली टीम डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं होगी, उसके पास एक या एक से ज्यादा चांसेस होंगे कि जिससे वो अभी भी टूर्नामेंट में खेल सके। ये जो 2 टाइप थे ना टूर्नामेंट के, इनको कंबाइन करके 4 नए फॉर्म बना दिए गए कुछ इस तरीके से। इसे कहा जाता है दोस्तों कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंदर हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जितनी भी टीम्स है, एग्जांपल के तौर पे 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है टूर्नामेंट के अंदर, तो सबसे पहले हम उन 8 टीम्स को जोन में डिवाइड कर लेंगे या ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4, ये हो गया एक जोन, जोन नंबर ए, और ये हो गया आपका 5 6 7 8, ये हो गया जोन बी। जैसे आप देख रहे हो जोन ए के अंदर 4 टीम, जोन बी के अंदर 4 टीम्स, तो टोटल 8 टीम्स आई थी। उनको आपने सबसे पहले जोन लेवल में डिवाइड कर दिए या ग्रुप लेवल में आपने डिवाइड कर दिए। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंदर हमेशा सबसे पहले मैचेस ग्रुप लेवल में होंगे। जैसे ग्रुप ए के अंदर जितनी टीम्स है उनके बीच में मैच होगा और वहां से एक फाइनल विनर निकल के आएगा, जैसे मान लेते विनर ए। सेम ऐसे ही ग्रुप बी के अंदर भी आप लोगों ने यहाँ पे मैचेस कराया और यहां से फाइनल विनर निकल के आया दोस्तों WB। तो जो ग्रुप के विनर्स निकल के आए दोस्तों, इनके बीच में फिर फाइनल मैच होता है। मतलब ग्रुप ए का जो विनर था और जो ग्रुप बी का जो विनर था, इनके बीच में आपको मैच देखने को मिलने वाला है। तो कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हो रहा है, पहले जोन बनाए जाएंगे, जोन को आप ग्रुप भी कह सकते हो, ग्रुप या जोन बनाए जाएंगे। पहले जोन या ग्रुप के बेसिस पे मैच होंगे, उनके जो विनर निकलेंगे उसके बाद फिर विनर्स के बीच में मैच होंगे और फिर एक फाइनल विनर निकल जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो अभी समझाता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट समझा रहा था, उससे पहले आप लोगों को एक चीज कहा ना कि नॉकआउट और लीग को मिला के 4 नए फॉर्म बना दिए गए। जैसे नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग और लीग कम नॉकआउट। ये सब क्या है और कैसे इसको समझे, तो इसको एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप लोग लिख दो कम, वो कम नहीं जो आपके दिमाग में आ रहा है। क्या हुआ? जैसे आप देख पा रहे हो कम, कम से पहले हमेशा जोन लेवल पे मैचेस होंगे। क्या होंगे? जोन लेवल पे मैचेस, ठीक है। और कम से बाद आपके जोन के विनर्स के बीच में मैच होंगे, ठीक है। जोन के विनर्स के बीच में मैच होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिखा हुआ है नॉकआउट कम लीग। इसका मतलब क्या हुआ, जोन लेवल पे जो टीम्स हैं उनके बीच में जो मैच होंगे वो नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सचर्स के बेसिस पे होंगे। आई होप क्लियर हुआ। और जो उनके विनर्स निकल के आएंगे ना जोन के, उनके बीच में जो मैच होगा उन विनर्स के बीच में, वो होगा लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर्स के बेसिस पे। आई होप क्लियर हुआ। तो कम से पहले जोन लेवल पे मैचेस होंगे जो इधर लिखा हुआ है, कम के बाद जो विनर के बेसिस के मैचेस होने वाले हैं वो यहाँ पे जो लिखा है उसके बेसिस पे होंगे। जैसे नॉकआउट कम नॉकआउट, तो यहाँ पे जोन लेवल पे भी नॉकआउट मैच हो रहा है और जोन के विनर्स के बीच में भी नॉकआउट मैच ही हो रहा है। आई होप क्लियर है। लीग कम लीग में जोन लेवल पे भी लीग मैच हो रहा है और उनके विनर्स के बीच में भी लीग मैचेस हो रहा है। नॉकआउट कम लीग के अंदर जोन लेवल पे आप लोग को नॉकआउट मैच दिख रहा है और यहां पे इनके विनर्स के बीच में लीग मैचेस हो रहे हैं। सबसे पॉपुलर वो है लीग कम नॉकआउट, जो हर स्पोर्ट्स के अंदर आज के टाइम पे यूज हो रहा है, चाहे वो IPL हो या फिर कोई भी और स्पोर्टिंग इवेंट हो। सबसे पहले सारे मैचेस लीग के बेसिस पे होते हैं। हारने वाली टीम को डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं किया जाता, उनको चांसेस मिलते रहते हैं। तो जोन लेवल पे जो मैचेस हो रहा है वो हो रहा है लीग के बेसिस पे। सभी जोन के विनर्स निकल जाएंगे और उनके विनर्स के बीच में फिर मैच होगा दोस्तों नॉकआउट बेसिस पे। आई होप क्लियर है। जैसे IPL में भी होता है, पहले ढेर सारी टीम एक दूसरे के साथ खेलते रहती है, पॉइंट टेबल में जिनके सबसे ज्यादा पॉइंट बनते हैं वो लीग बेसिस पे बन रहे हैं और इसके बाद फिर 4 टीम्स टॉप में आ जाती हैं, उनके बीच में नॉकआउट मैच होते हैं। जो मैच जीतता है वही आगे परफॉर्म करेगा, जो हारेगा वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है। तो आई होप आप लोग को ये सभी की सभी चीजें समझ में आई। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंदर क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? ये चीज हमेशा याद रखना, कम से पहले जो भी लिखा हुआ है, चाहे यहाँ लीग लिखा है या नॉकआउट लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जोन लेवल पे उसके बेसिस पे मैच होने वाले हैं। और जो कम के बाद लिखा हुआ है दोस्तों, चाहे वो लीग हो या फिर नॉकआउट हो, इसका मतलब ये है कि जोन के विनर्स के बीच में मैच यहाँ के बेसिस पे होने वाले।
एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देख लेते हैं नॉकआउट कम नॉकआउट के बीच में। यहाँ पे जो आप लोग को येलो कलर में देखने को मिल रहा है ना फिक्चर्स, ये बने हुए हैं दोस्तों जोन लेवल के बेसिस पे। देखो लिखा भी है जोन लेवल के बेसिस पे नॉकआउट मैच, क्योंकि कम से पहले जोन लेवल पे नॉकआउट मैचेस हो रहे, तो ये सभी के सभी जोन मैचेस हो रहे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 16 टीम्स ले लिया हूं दोस्तों, और हर एक जोन के अंदर 4-4 टीम्स दे दिया हूं, तो ऐसे 4 जोन मेरे बन गए। हर जोन के अंदर 4-4 टीम्स है और हर जोन से विनर निकल रहे, जैसे ए, बी, सी और डी। तो जोन लेवल पे हर जोन के अंदर मैचेस हुए और उनके फाइनल विनर निकल के आए। अब विनर्स के बीच में जो मैचेस हुआ वो भी नॉकआउट के बेसिस पे हुआ, क्योंकि ये नॉकआउट कम नॉकआउट है। तो ये रहा जोन लेवल के बीच में जो विनर्स के बीच में मैच हुआ है दोस्तों, वो नॉकआउट के बेसिस पे हुआ था। ए, बी, सी, डी जितने भी यहाँ पे टीम्स थी उन सबके बीच में मैच हुआ और विनर निकल के आ गया। अब जो अगला आप लोग का एक और फॉर्म है वो है लीग कम लीग। इसमें जितने भी मैचेस आप लोग को ये रेड कलर में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ये जोन लेवल पे लीग मैचेस हो रहे हैं। ये स्टेयरकेस मेथड के अकॉर्डिंग है। इसको अगले पार्ट के अंदर हम लोग समझेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं। सेम यहाँ पे भी मैंने वही करा, 16 टीम्स थी, हर जोन के अंदर 4 टीम्स, 4 टीम्स, 4 टीम्स और 4 टीम्स लेकर आए। हर जोन के अंदर विनर निकले, विनर ए, विनर बी, विनर सी, विनर डी। तो जोन लेवल पे आप लोग का लीग मैच इसलिए हुआ है क्योंकि ये लीग कम लीग है, और लीग कम लीग के अंदर विनर्स के बीच में भी मैच लीग बेसिस पे होते हैं। तो ये चारों जो विनर निकले थे दोस्तों, इनके बीच में जो लीग मैच आप लोग को देखने को मिल रहा है जोन के अंदर, वो कुछ ऐसे होगा और एक फाइनल विनर यहां से निकल के आ जाएगा। ऐसे आपको ड्रॉ करना है दोस्तों। सेम अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे लीग कम नॉकआउट की, तो ये जितने भी रेड कलर में आपको देखने को मिल रहे हैं जोन लेवल पे, यहाँ पे आपके लीग मैचेस हुए। 16 टीम्स थी, हर एक जोन के अंदर 4-4 टीम रखा और हर एक जोन से 4 विनर निकल के आए। इसके बाद जो जोन्स के विनर के बीच में मैच हुआ दोस्तों, वो नॉकआउट बेसिस पे हुआ है दोस्तों। तो नॉकआउट बेसिस पे 4 टीम थी आप लोग की और फिक्चर्स हमने ड्रॉ करे नॉकआउट के बेसिस पे, और फाइनल विनर यहां से निकल के आ गया कुछ इस तरीके से। आई होप क्लियर हुआ। और सेम दोस्तों अगर मैं बात करता हूं नॉकआउट कम लीग की, तो यहां पे जोन लेवल पे मैचेस नॉकआउट के बेसिस पे हुए, तो वही 16 टीम्स 4-4 के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। सभी मैचेस यहां पे आप लोग के नॉकआउट के बेसिस पे हो चुके हैं जोन वाइज। इसके बाद जोन के जो विनर्स थे उनके बीच में मैच लीग के बेसिस पे होना था। तो सभी का जो विनर था ए, बी, सी, डी, इनके बीच में मैच आप लोग को लीग के बेसिस पे देखने को मिल रहा है। ये फिक्चर्स कैसे बनाते हैं, चाहे वो नॉकआउट के हो या स्टेयरकेस मेथड के अकॉर्डिंग कैसे लीग मैचेस के लिए हमने फिक्चर्स बनाए, ये कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसमें कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो पार्ट नंबर 2 आएगा इस चैप्टर का दोस्तों, इसके अंदर मैं ये सारे कैसे फिक्चर्स बनाए जाते हैं समझा दूंगा। ये सिर्फ दिखाने के तौर पे भी आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसे ड्रॉ होना चाहिए ये सभी चीजें। तो वही चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। फिक्चर्स आप लोग को पार्ट 2 के अंदर मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। फिक्चर्स मैं वहां पे सारी चीजें अच्छे से समझा दूंगा कैसे ड्रॉ होते हैं, चाहे वो लीग के फिक्चर्स हो, नॉकआउट के हो या कॉम्बिनेशन मैथड के क्यों ना हो। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में दोस्तों, वो है आप लोग का इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है। कई बार एग्जामिनेशन में 2 या 3 नंबर में आपको आता है, एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। इंट्राम्यूरल की अगर मैं बात करता हूं, इंट्राम्यूरल, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। जैसे इंट्रा और म्यूरल, ये दोनों वर्ड दोस्तों लैटिन वर्ड से निकल के आए दोस्तों। इंट्रा का मतलब होता है विद इन और म्यूरलस का मतलब होता है दोस्तों वॉल। एक ऐसे टाइप का कंपटीशन जो कि विद इन द वॉल आप लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे हो रहा है, तो उस स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करने वाले वही लोग होते हैं जो उस स्कूल के अंदर के लोग हैं। तो ऐसे टाइप की एक्टिविटीज को कहते हैं दोस्तों इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज। आई होप क्लियर हुआ। इंट्राम्यूरल एक्टिविटी मतलब विद इन द इंस्टीट्यूशन जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो सभी के सभी इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट भी वहीं के होंगे जो उस इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं। आई होप क्लियर है। अब आप कहोगे कि भैया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दोस्तों याद रखना इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट आके पार्टिसिपेट कर सके। देखो स्कूल में बर्डन इतना होता है पढ़ाई के बोझ में आप सभी लोग परेशान हो जाते हो, तो आप सभी लोग के दिमाग में भी आता होगा कि यार काश यार थोड़ा पढ़ाई लिखाई से हट कर मूड को फ्रेश किया जाए। तो इसलिए ऐसे टाइप के एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं हर एक स्कूल के अंदर, जिससे कि मैक्सिमम बच्चे आगे पार्टिसिपेट करें डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज के दम पे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कुछ ऐसे हिडन टैलेंट जो कि आपके स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, वो भले ही पढ़ाई में अच्छे नहीं है, उसके बावजूद वो स्पोर्ट्स में अच्छे। इसके अलावा दोस्तों इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज आप लोग के अंदर लीडरशिप क्वालिटी और टीम वर्क डेवलप करती है दोस्तों। लोगों के बीच में बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे भाईचारा डेवलप होता है, रिलेशनशिप डेवलप होती है स्पोर्ट्स डे के बीच में। ये उनकी बात कर रहा हूँ जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते और फिर स्पोर्ट्स डे में कहीं और ध्यान रहता है उनका। साथ में फिजिकल फिटनेस डेवलप होगी। सीधी बात है यार, सभी बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके अंदर स्टैमिना, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस ये सभी डेवलप होंगे, जिससे कि उनके लिए, उनकी बॉडी के लिए हेल्पफुल होगा। और साथ में दोस्तों बच्चे उस चीज पे ज्यादा टाइम दे पाएंगे जिससे कि उनको बेनिफिट मिल रहा है। वो मोबाइल में बिजी नहीं है,
वो अपनी हेल्थ को और ज्यादा बेटर बनाने पे यहाँ पे बिजी है। साथ ही साथ दोस्तों इंट्राम्यूरल एक्टिविटी के दम पे स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटी भी डेवलप होती है। आई होप क्लियर है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको आप लोग को एक एक बार लिख लेना अच्छे से। इसके अलावा क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट आप लोग को देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वैल्यूज यहाँ पे डेवलप हो रही है। आप क्लासरूम से बाहर जाके कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे कॉन्फिडेंट फील करना है, कैसे अपने अंदर सेल्फ एस्टीम डेवलप करना है, ये सारी चीजें सीख पाते हो। साथ में दोस्तों याद रखना सोशल डेवलपमेंट भी होता है, लोगों के साथ बात करना, घुलना मिलना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, ये सब चीजें आप सीख पाते हो यहाँ पे। इमोशनल ग्रोथ भी आप लोग की होती है, कैसे आप लोग को कैसे आपको प्रेशर में खेलना है, कैसे आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है, और अगर आप हार भी चुके हो तो कैसे उसको पॉजिटिवली लेकर नेक्स्ट ईयर अच्छे से आप लोग को प्रिपेयर करके वापस से आना, ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे सिखाई जाती है। फ्यूचर के लिए कैसे फाउंडेशन डेवलप होते हैं, ये चीजें सिखाई जाती है दोस्तों। और कैसे एक हेल्दी राइवलरी के दम पे आप लोग अपने हाउस को या आपके स्कूल के अंदर के ग्रुप को सबसे आगे लेकर जा पाते हो, ये सारी चीजें आप लोग इसके अंदर देखते हो। सीधी बात है यार, स्पोर्ट्स डे के अंदर तो सब अपने हाउस को ही जिताने की तरफ आगे बढ़ते हैं कि कैसे भी करके आपका हाउस जीते। तो एक किस्म से हेल्दी राइवलरी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला होता है दोस्तों एक्स्ट्रा म्यूरल, सेम उसका एकदम अपोजिट। ये भी आप लोग को दो वर्ड से मिलकर बना है दोस्तों। एक्स्ट्रा बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है ना, इसका मतलब होता है आउटसाइड, और म्यूरल का मतलब होता है वॉल। तो आउटसाइड द वॉल टाइप की एक्टिविटीज जो है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर आती है। एक्स्ट्रा म्यूरल मतलब क्या था, जैसे देखो इंट्रा म्यूरल के अंदर विद इन द इंस्टीट्यूट जो भी इवेंट हो रहे हैं, लाइक स्पोर्ट्स डे हो गया, वो आप लोग का इंट्रा म्यूरल था। एक्स्ट्रा म्यूरल में आप लोग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन, जहां पे आप अपने इंस्टीट्यूट से बाहर जाके भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो एक्टिविटीज कहलाती है दोस्तों एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज के अंदर। तो याद रखना इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। आई होप क्लियर है। अब आप कहोगे कि बाहर जाने से कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्या, तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को एक बार देख लेते हैं। तो इससे होता क्या है, देखो कई बार कहते हैं ना कि आप अपने दोस्तों के साथ ही खेलते रहोगे तो उतना अच्छा आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के बारे में अच्छे से अब जान चुके हो। अगर आप किसी नए लोगों के साथ खेलते हो तब जाके समझ में आता है कि आपके अंदर कितनी अच्छी स्पोर्ट्स क्वालिटीज डेवलप हुई है। तो सेम वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है। आप लोग को एक्सपोजर मिलता है कंपटीशन का, नए लोगों के साथ खेलने को मिलता है, हायर लेवल के मैचेस आप लोग खेल पाते हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब नए लोगों को हराते हो ना दोस्तों, तब दिल में आता है कि अरे यार अपन को तो खेलना आता है, मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रमोट होता है रिलेशन। सीधी बात है, कई ऐसे स्कूल्स रहते हैं जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, जब आप उनके साथ मैचेस खेलोगे इस चक्कर में दोस्ती यारी हो जाती है। साथ में अगर आप लोग सच में बहुत टैलेंटेड हो तो शोकेस करने का मौका मिल रहा है यार, दिखाओ यार अपने स्पोर्ट्स के स्किल सबके सामने अब। और कुछ बेसिक चीजें वही दोस्तों, जैसे लाइक टीम वर्क हो गया, लीडरशिप हो गया, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, ब्रदरहुड, यूनिटी, ये सब चीजें डेवलप होती है। और आप अपने आप को हायर लेवल के टूर्नामेंट के लिए भी प्रिपेयर कर पाते हो जब आप डिफरेंट टाइप के ऐसे एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में। तो स्किल डेवलपमेंट आप लोग का यहाँ पे होगा। सीधी बात है, जब आप लोग स्ट्रॉन्ग टीम के साथ कंपीट करोगे तब आप लोग का गेम इंप्रूव होता है दोस्तों। सोशल इंटरेक्शन भी आप लोग को देखने को मिलता है। कई ऐसे स्कूल या कॉलेजेस जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, उनके साथ भी आपके बनने लग जाएगी। कॉम्पिटेटिव स्पिरिट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है। जब आप लोग मैच जीत रहे हो तो उसको सही तरीके से हैंडल कर पाओ। कई लोग जीत जाते हैं तो वो हैंडल भी नहीं कर पाते, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं कि अरे तेरी ऐसी तैसी जीत के दिखा दी ना हमने। और अगर आप हार रहे हो तो मैच्योरिटी के साथ उसको हैंडल कर पाओ, ये भी आपकी स्पिरिट डेवलप होती है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है दोस्तों। परफॉर्मेंस लेवल जब आप लार्जर ऑडियंस के सामने अपना दिखाते हो ना, तब लगता है कि यार अब मजा आ रहा है लाइफ में। और जब आप लोग एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो दोस्तों, तो उसके दम पे आप लोग स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर पाते हो, क्योंकि उसके लिए भी दरवाजा ओपन हो जाता है। लोग देखते हैं आपको कि बहुत अच्छा खेल रहा है यार, इसको तो अच्छे लेवल पे लेकर जाना चाहिए, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल पे खेल सकते हो, क्योंकि सिलेक्टर्स की नजर हमेशा रहती है आप पे। और जब नए लोगों के साथ खेलोगे तो दोस्तों उस टाइम पे आप लोग की यूनिटी, रिस्पेक्ट और नए टाइप का कल्चर एक्सचेंज होगा एक दूसरे के साथ। भैया क्या है ये सब, अब यही सब है यार, क्या कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में यही सब चीजें देखने को मिलती है, और यही टॉपिक्स आप लोग को मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है। बस ईमानदारी से पढ़ना है यार, करना क्या है, बस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, और साथ में बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बुक से हो जाएगी और वीडियो से आप लोग का पूरा लेक्चर कवर हो जाएगा। और बस रिविजन 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 करते रहो, और बस 100 मार्क्स आप लोग की दहलीज पे है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, किसी बोर्ड्स एग्जाम में इतना मजा नहीं आएगा जितना फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम देने के बाद आप लोग को आने वाला है, क्योंकि आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे हाई क्वालिटी लेक्चर्स के साथ। अभी हो सकता है लग रहा होगा कि भैया क्या ये लिमिटेड लेक्चर है, क्या भैया आपने कोई चीज छोड़ दी है, ऐसा नहीं है। मैं पिछले 5 साल से इस चैनल पे फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा हूं, लाखों स्टूडेंट की हेल्प किया, उन्हें 100 मार्क्स दिलाने के लिए। तो आप मुझ पे भरोसा रखो। हाँ, आपका भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। हो सकता है अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जिस दिन बोर्ड्स का एग्जाम देकर आओगे ना, उस दिन आपको रियलाइज होगा
कि ये वो इंसान था जिसने स्टार्टिंग डे से आपकी हेल्प किया था और बोर्ड्स के एग्जाम तक के आपके साथ बना रहा था। तो यार दोस्तों प्लीज चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इसका नाम है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम किसी टाइप का कंपटीशन नहीं, ये एक किस्म से नॉन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स प्रोग्राम है जहां पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। जैसे मैराथन, कभी मैराथन में गए होंगे, वहां पे रेस नहीं हो रही कि हम फर्स्ट, वहां पे सब लोग एक साथ आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे टाइप के मैराथन के अंदर किसी ना किसी टाइप का कोई अवेयरनेस कैंपेन देखने को मिलता है कि लाइक आप सभी लोग हेल्दी रहो, यूनाइट रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, या नेशनल प्राइड के लिए आप लोग मैराथन कर रहे हो। तो यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर क्या मीनिंग होता है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए काम करते हैं, डिफरेंट टाइप के कम्युनिटी प्रोग्राम के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला होता है दोस्तों स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे किसी भी टाइप का कोई कॉम्पिटिटिव एक किस्म से प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करने का मेन एम ये है कि स्टूडेंट जितने भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन सबको जो पढ़ाई का बर्डन है उससे साइड रखते हुए वो अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे, अपने माइंड को रिफ्रेश कर पाए और लाइफ को बेटर और इंजॉयबल बना सके। इसलिए स्पोर्ट्स डे को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। तो स्पोर्ट्स डे को ऑर्गेनाइज कराया जाता है स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर या इंस्टीट्यूट के अंदर, जहां पे डिफरेंट टाइप के एथलीट आगे पार्टिसिपेट करते हैं और डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। ये किस्म से एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है दोस्तों, जो आप लोग को साल में एक बार देखने को मिलता है, जहां पे मेन एम ये होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे आगे पार्टिसिपेट करें। क्या इंपॉर्टेंस इसका? सीधी बात है, हर एक बच्चे का फिजिकल फिटनेस और हेल्थ डेवलप होगी। वो लोग सीखेंगे कि कैसे लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करते हैं, कैसे टीम में काम करते हैं और कैसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए। सारी चीजें वो लोग स्पोर्ट्स डे में सीखते हैं। उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे वो अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं दुनिया को कि यार पढ़ाई मेरे से नहीं होती लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसा खेलता हूं कि अच्छे टॉपरों को पीछा कर दूं। स्पोर्ट्स डे आप लोग को सिखाता है कि कैसे स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना चाहिए और फेयर प्ले में कैसे खेलना चाहिए। फेयर प्ले का मतलब कि बिना चीटिंग करे ईमानदारी के साथ खेल रहे हो। और स्पोर्ट्स डे हर एक को पसंद है। जिसको स्पोर्ट्स खेलना है वो स्पोर्ट्स में बिजी रहते हैं और जो स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे उनके पास बहुत टाइम मिल जाता है नई रिलेशनशिप बनाने के लिए, मतलब नई दोस्ती बनाने की बात कर रहा हूं मैं। यार तुम लोग गलत एंगल पे जाते हो। बाबू मैं निन्नी कर लूं थोड़ी देर। अगली बात करते हैं हेल्थ रन के बारे में। अब हेल्थ रन बेसिकली एक किस्म से नॉन कॉम्पिटिटिव एक किस्म से रनिंग या वॉकिंग इवेंट होता है। सिंपल वे में कहूं तो मैराथन होता है। इस मैराथन को कंडक्ट करने का मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रमोट दी हेल्थ अवेयरनेस, या लोगों को आप बता सको कि फिजिकल फिटनेस क्यों इंपॉर्टेंट है और आप ये बताते हो लोगों को कि हेल्दी लाइफस्टाइल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एक किस्म का मैराथन है जिसमें ये अवेयरनेस कैंपेन आप लोग ऑर्गेनाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे किसी को जीतना हारना मेन एम नहीं है। मेन एम ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप अवेयरनेस फैला सको कि लोगों को हेल्थ की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ऐसे टाइप के इवेंट के अंदर कुछ चैरिटी में पैसे भी कलेक्ट होते हैं और उन गरीब लोगों पे या फिर नीडी पीपल तक पहुंचा दिए जाते हैं। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों? तो फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ हम लोगों को इंकरेज कर रहे हैं कि वो लोग पार्टिसिपेट करें, अपनी लाइफ को और ज्यादा हेल्दी बनाएं, डिफरेंट टाइप के डिसीजेस से दूर रहें। आज के टाइम में मैक्सिमम ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को कुछ इस तरीके से बना दिए कि वो डिसीजेस लेकर ही घूम रहे हैं। लाइक ओबेसिटी हो गया, किसी को बैक पेन का प्रॉब्लम है। इन सब से कैसे दूर हो सके और कैसे आप लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी जी पाओ, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चीजें सिखाते हैं। और अगर कोई सच में सीरियस ऐसी हार्ट डिसीज हो गई, लाइक कैंसर टाइप की डिसीज हो गई, इससे जूझ रहा है तो उनकी हेल्प भी करते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है रन फॉर फन। रन फॉर फन और इससे पहले वाला जो आप लोगों ने हेल्थ रन पढ़े ना, लगभग सेम ही है। ये दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ही ऑर्गेनाइज होता है। इसका मेन एम क्या होता है दोस्तों? इसका मेन एम ये है कि लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर पाओ कि आप लोग को हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, आपको ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करना है और अपनी लाइफ को इंजॉयबल बनाना है। सिगरेट स्मोकिंग इन सब से दूर रहना है। अब इसके इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो लगभग सेम ही आप लोग को इंपॉर्टेंस देखने को मिल रही है कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को हम लोग को ये बताना है कि फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए और लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करें। और ऐसे लोगों को हम लोग को मोटिवेट करना है जो लोग सच में यार अवॉइड करते हैं एक्सरसाइजेस को। तो ये सभी इसके इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं। 2-2 नंबर के टॉपिक आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता है। अब बात करते हैं रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। एक ऐसे टाइप का मैराथन दोस्तों जिसमें आप लोग किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए मैराथन कर रहे हो सकता है कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, उसके ऊपर एक अपने अवेयरनेस कैंपेन पहुंचा दी कि लाइक नेपाल में अर्थक्वेक आ गया तो उसके लिए आप लोग मैराथन कर रहे हो, फिर वहां पे चैरिटी में कुछ पैसे कलेक्ट हुए, नेपाल तक पहुंचा दिए। तो ऐसा डिफरेंट टाइप का कुछ भी स्पेसिफिक कॉज हो सकता है, चाहे वो हेल्थ के लिए हो या किसी डिजास्टर के लिए हो। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के नॉन कॉम्पिटिटिव रनिंग इवेंट देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके अंदर आप लोग को कोई एक मैसेज देखने को मिलता है दोस्तों,
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मीनिंगफुल कॉज के लिए इसको कंडक्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, एक किस्म से अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पे कंडक्ट करना, चाहे वो हेल्थ के लिए हो या फिर सोशल इश्यूज के लिए हो। जो फंड यहाँ पे कलेक्ट होता है दोस्तों वो एनजीओ, हॉस्पिटल या फिर विक्टिम तक पहुंचा दिया जाता है। और यहाँ पे हम लोगों को एक किस्म से एजुकेट कर रहे हैं पोस्टर, स्लोगन्स या फिर स्पीचेस के थ्रू उस स्पेसिफिक जो आप मैसेज दे रहे हो उस चीज का। अब ये रन किसी भी टाइप का हो सकता है, रन फॉर कोरोना वायरस नहीं होगा क्योंकि वहां ढेर सारे लोग आएंगे तो फिर कोरोना ही हो जाएगा लोगों को। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं वो है रन फॉर यूनिटी। ये एक ऐसे टाइप का मैं कह सकता हूं कि नॉन कॉम्पिटिटिव रनिंग इवेंट है जहां पे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और मेन एम है इस इवेंट का कि लोगों के बीच में भाईचारा बने रहे। क्या लोग रेस, कास्ट, रिलीजन इन सबको साइड में रखते हुए ह्यूमैनिटी के लिए एक साथ आए और एक किस्म से ऐसा मैसेज दे कि यार हम सब इंसान हैं, हम सबको पीस के साथ रहना चाहिए। रन फॉर यूनिटी को दोस्तों यार हमारे इंडिया के अंदर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे के नाम से। अब ये डे काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस दिन ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक किस्म से बर्थडे है दोस्तों। ये किस नाम से जाने जाते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास जाओगे इस दिन तो यहाँ पे आप लोग को रन फॉर यूनिटी मैराथन देखने को मिलता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों कि नेशन के अंदर यूनिटी रहनी चाहिए, इमोशनल बॉन्डिंग रहनी चाहिए हर एक सिटीजन के बीच में। हमें हमेशा ये चीज याद रखना चाहिए कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे इंडिया को यूनिफाइड करे थे। देशभक्ति की हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, हमेशा नेशनल प्राइड रहना चाहिए। भले ही कितने भी डाइवर्स बैकग्राउंड से क्यों ना आते हो हम लोग, लेकिन हमारे कंट्री के अंदर जब भी कंट्री की बात आए तो सब यूनाइट हो जाने चाहिए। ये बेसिकली इस रन फॉर यूनिटी का एक किस्म से एम देखने को या इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो भी चीजें अभी हम लोगों ने पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग को दिखा रहा हूं, एक बार पॉज करके इसको आंसर करें जल्दी जल्दी। इन सब का प्रॉपर आंसर आप लोग को मेरे इस बुक के अंदर मिल जाएगा फिजिकल एजुकेशन की। अब बात कर लेते हैं जो भी टॉपिक अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया उसके रिगार्डिंग कौन कौन से प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट और हॉट क्वेश्चंस आप लोग के लिए हो सकते हैं। तो ये रहे सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में आते हैं। इन सब का प्रॉपर सॉल्यूशन इसके अंदर मिल जाएगा और साथ ही साथ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, माइंड मैप, सब कुछ आप लोग को मेरे इस बुक के अंदर मिल रहा है। जब आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेल्फ असेसमेंट का पेपर नंबर 1 जो है ये कंप्लीट, इसको एक बार सॉल्व जरूर कर लेना और इसका आंसर भी आप लोग को इसी के अंदर मिल जाएगा। तो बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके आज ही ऑर्डर करें Amazon के थ्रू। और दोस्तों चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने के लिए प्रॉपर मेरे फिजिकल एजुकेशन के प्रीमियम नोट्स आप लोग के लिए मैंने अपडेट कर दिया हूं 2027 की बोर्ड्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जैसे आप मेरे साथ फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो दोस्तों, सेम ऐसे आप लोग मेरे साथ जक्की सौदागर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स पढ़ सकते हो क्लास 12 के लिए दोस्तों। ऐसे ही प्यारे और एकदम सिंप्लीफाइड वे में मैं आप लोग को फिजिक्स यहाँ पे पढ़ाता हूं, तो इस चैनल को भी सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फिजिक्स की प्रिपरेशन मेरे साथ इस चैनल पे आज से स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों एंड करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।